Hi everyone. So in the previous video we have seen about the jurisdiction and powers of Supreme Court and High Court. This is what we understood and we have also seen कि उसमें categories जो हैं वो क्या क्या हैं jurisdiction की और वो कौन कौन से court पर applicable हैं. That is also what we have seen just as a list. Now we start our discussion with the first kind of jurisdiction, very important, and the questions have been asked from this section prelims में, which is your original jurisdiction. अब देखिए जब बात होती है ओरिजिनल की तो टर्म ओरिजिनल से क्या मतलब है. कोई भी चीज़ ओरिजिनल जो डिनोट करता है उसका ये कहना होता है कि आपको अपील करने की ज़रूरत नहीं है किसी के थ्रू. ठीक है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं. बात करना यहाँ पे मतलब टू रीच आउट टू द कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट एज यू नो इज़ अ फेडरल कोर्ट. ठीक है, जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के मामले देखता है एंड डिसाइड्स द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन विच एज आई जस्ट सेड आर सेंटर एंड द स्टेट्स. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, फेडरेशन, फेडरल सिस्टम, ऑल ऑफ दैट वी हैव डन अर्लियर. ठीक है, अब जब डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन है मतलब क्या है, सेंटर और स्टेट है, तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ डिस्प्यूट्स दैट कैन टेक प्लेस हियर. वन, the kind of dispute which will involve center on one side and one state or more than one state on the other side. तो सेंटर है और इधर एक स्टेट है, ये हो सकता है, या फिर सेंटर है, स्टेट है, स्टेट है, स्टेट है, वॉट एवर नंबर ऑफ स्टेट्स, सो वन और मोर देन वन. ठीक है, दैट कॉम्बिनेशन. अदर इज सेंटर के साथ भी कोई स्टेट है या स्टेट्स है और दूसरे तरफ भी एक स्टेट है या मल्टीपल स्टेट्स हैं. ठीक है, सो दिस इज दिस कॉम्बिनेशन, सेंटर एंड इक्वल टू और मोर देन वन स्टेट एंड ऑन द अदर साइड ऑल्सो यू हैव वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट. ठीक है, द अदर कॉम्बिनेशन कैन बी द डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स. सो हियर वी कैन हैव ईदर वन स्टेट और मल्टीपल स्टेट्स वर्सेस वन स्टेट और मल्टीपल स्टेट्स. कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो सेंटर स्टेट का हो सकता है, स्टेट स्टेट का हो सकता है और सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस स्टेट का हो सकता है. दैट इज़ व्हाट इज समराइज्ड हियर. ठीक है, अब आप खुद ही सोचो कि अगर स्टेट्स एज अ यूनिट इन्वॉल्व है तो हम इस केस में हाई कोर्ट के पास कैसे जाके बात करेंगे. वो स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो ऐसे तो हम उसमें फेवर नहीं ले सकते हैं ना. सो एनी स्टेट इफ इट इज़ इन्वॉल्व, वो पावर किसके पास रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा. दैट इज़ वेरी ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग कि ये किस तरह के मैटर को कंसिडर किया जाता है इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये जो डिस्प्यूट है, दिस डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन. अब वो क्वेश्चन या तो लीगल क्वेश्चन हो सकता है, लॉ से रिलेटेड हो सकता है, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, बट दिस डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑन विच एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अब सेंटर और स्टेट का मामला है तो आपको पता है बहुत हद तक दैट कैन बी पॉलिटिकल इन नेचर ऑल्सो, कि कोई भी पॉलिटिकल मामला है उसको उठा के ले गए वो लोग कोर्ट के पास, तो वो अलाउड नहीं होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में. ठीक है, यहाँ पे एनी मैटर और एनी क्वेश्चन जिसका एग्जिस्टेंट या एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द लीगल राइट, मतलब उस पर एक लीगल राइट पर वो डिपेंड करता है. लीगैलिटी ऑफ द मैटर इज इम्पॉर्टेंट. क्योंकि लीगल मैटर होगा तभी तो कोर्ट का काम है ना, टू सॉल्व द डिस्प्यूट और टू इंटरप्रेट समथिंग, इंटरप्रेट एनी लॉ और समथिंग, वो तो कोर्ट का काम है. तो लीगल मैटर होना चाहिए. पॉलिटिकल नेचर उठा के आप आपस में आपका कोई भी पॉलिटिकल इशू हो रहा है, स्टेट का या सेंटर स्टेट का या वॉट एवर कॉम्बिनेशन, तो आप कोर्ट के पास नहीं जाएंगे अंडर दिस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, देन देयर इज़ एनी अदर केस ऑल्सो जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है. जैसे कि अगर कोई प्राइवेट सिटीजन है, सपोज इफ़ यू एंड मी आर हेयर, और अगर हम जा रहे हैं सेंटर या स्टेट के अगेंस्ट कोई बात लेके अंडर दिस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हम सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में नहीं जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट विल नॉट एंटरटेन, क्योंकि ये सिर्फ इन ही यूनिट्स को केटर करेगा. ये जो जुरिस्डिक्शन के अंदर चीज़ें आएंगी उसमें डिस्प्यूट्स बिटवीन ओनली सेंटर एंड द स्टेट एज अ यूनिट आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड है. हाँ, इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है. आपको अप्रोच करना है तो आपके पास ज़्यादा मैकेनिज्म्स है, बट नॉट अंडर दिस पावर. ठीक है, सो द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट एंटरटेन. अब इसको एक और एंगल से समझते हैं, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन.
ये ओरिजिनल तो है ही, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव भी है. एक्सक्लूसिव मतलब ये पावर, दिस पावर लाइज ओनली विद द सुप्रीम कोर्ट. एंड एज आई सेड, बिकॉज द स्टेट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व एज अ यूनिट, यू विल नॉट हैव हाई कोर्ट्स हियर. मतलब ये तो ऑब्वियस है, ठीक है. सो देयरफॉर एक्सक्लूसिव मीन्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है. सो नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट्स. सो हियर द पावर इज अबाउट हियरिंग सच डिस्प्यूट्स इन फर्स्ट इंस्टेंस. जब हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं तो इट मीन्स कि नो अदर कोर्ट विल हैव द पावर. जब हम ओरिजिनल बोलते हैं इट मीन्स द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड नॉट बाय वे ऑफ अपील. बिल्कुल फर्स्ट इंस्टेंस में कोई भी, मतलब सेंटर का अगर मामला हो तो या कोई भी स्टेट हो तो वो कोर्ट जा सकती है, उनको कोई भी अपील किसी और कोर्ट से नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है. अब यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल रहा था जो पहली बार इस चीज़ के अंडर में एक सूट गया था तो कोर्ट के पास 1961 में. वेस्ट बंगाल क्या हो गया, एक स्टेट हो गया, तो दे वेंट अगेंस्ट द सेंटर. अब यहाँ पर इनका अपना कुछ इशू था, हाउएवर दिस वाज ओवरऑल डिसमिस्ड, लेकिन इनका अपना जो इशू था वो आप डिटेल में बुक से एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ इन एनी वे इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. लेकिन फर्स्ट जो इस प्रोविजन के अंदर में स्टेट जो है वो कोर्ट को उन्होंने अपील करा, दैट वाज अगेंस्ट द सेंटर एंड द स्टेट वाज वेस्ट बंगाल, लेकिन वो डिसमिस हो गया था. एक्सक्लूजन वाला जो मामला है उसमें हम कुछ और चीज़ समझते हैं, जैसे कि इस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड है, व्हाट आर द थिंग्स दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस ज्यूरिसडिक्शन. फर्स्ट, एनी डिस्प्यूट विच इज़ ड्यू टू एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी. एक तो हम समझ ही रहे हैं कि एनी डिस्प्यूट ऑफ पॉलिटिकल नेचर विल नॉट बी एंटरटेन्ड हियर, इट हैज़ टू बी अबाउट द लीगल मैटर्स, ठीक है. सेकेंडली, द डिस्प्यूट ड्यू टू एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी. कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले अगर कोई ट्रीटी साइन हुई थी उससे रिलेटेड कोई मामला है, या फिर उससे उस वक्त का कोई अग्रीमेंट है प्री कॉन्स्टिट्यूशन, कोई उस वक्त का कोवेनेंट है, इंगेजमेंट है, कोई भी सनद है जो भी इंपीरियल ऑर्डर रहता था, मतलब एनी थिंग विच वॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, या फिर एनी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है, वो सब चीज़ें, उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड हियर. देन the other thing which is excluded is dispute with respect to any treaty, agreement, etc. that specifically provided exclusion of such jurisdiction. मान लीजिए किसी ट्रीटी या अग्रीमेंट में, वो प्री इंडिपेंडेंस नहीं, सॉरी प्री कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मान लीजिए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन उसमें वो साफ साफ एक क्लॉज है और वो लिखा हुआ है कि दिस ज्यूरिसडिक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल हियर, तो वो भी अपने आप एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो अग्रीमेंट या ट्रीटी साफ साफ उस बात को कह रही है, ठीक है. देन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स. अब ये वाटर डिस्प्यूट्स वाला इसमें नहीं काउंट होता है, क्योंकि वाटर के लिए हमारे पास अलग से ट्राइब्यूनल्स हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे, वो जब हम सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशंस को देखेंगे तो विल टॉक अबाउट इट. देन मैटर्स रेफर टू द फिनेंस कमीशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन सेंटर स्टेट. ये सारी चीज़ें इसमें नहीं कवर होगी. एंड ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कमर्शियल नेचर का वो नहीं काउंट होगा. रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट सेंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्सक्लूडेड है, ठीक है. तो एक्सक्लूजन्स भी आपको याद रखने हैं फ्रॉम दिस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. अब हम हाई कोर्ट का देखने से पहले एक बार क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें कहाँ दी हुई हैं. सो आर्टिकल 131 एज यू कैन सी हियर डील्स विद द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट. तो ये साफ साफ कहा जा रहा है कि दिस इज़ एन एक्सक्लूजनरी पावर, मतलब एक्सक्लूसिव पावर लाइंग विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हैव द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. तो आप सीधे अपील कर सकते हैं. तो दोनों चीज़ें यही मैंशनड हैं, ठीक है. इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच मीन्स सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, then government and state on one side and other states on the other side and between two more states. So I have given you this combination. तो ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया मैंने इस तरीके से लिख के, तो there should not be confusion. If and in so far as the dispute involve any question, देखिए लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट में कोई भी क्वेश्चन हो, लीगल या फैक्चुअल, ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स. तो ये इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है भाई पॉलिटिकल नेचर का है तो मेरे पास मत लेकर आना. प्रोवाइडेड दैट द सेट जुरिसडिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड. अब ये सब कुछ लिखा हुआ है कि एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं यहाँ पर, जैसे कि ट्रीटी, अग्रीमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो कि एंटर किए गए थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड विच आर कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन आफ्टर सच कमेंसमेंट.
और विच प्रोवाइड दैट द सेट जुरिस्डिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट, जिसमें साफ साफ मेंशन होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं कवर की जाएंगी। आई होप देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन विद दिस, ये चीज़ें क्लियर हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मामले में, ठीक है ना। चलिए एक बार हाई कोर्ट का जल्दी से समझ लेते हैं। हाई कोर्ट के मामले में क्या है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू हियर द डिस्प्यूट्स इन फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि ओरिजिनल का तो मतलब ही ये होता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट और, आई मीन दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल का क्या मतलब है कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में कोई भी डिस्प्यूट को सुन सकते हैं, आपको अपील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैटर्स ऑफ एडमायरेबिलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस तरह के मैटर्स इसमें काउंट हो जाएंगे। डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ MPs एंड स्टेट्स लेजिस्लेचर, रिगार्डिंग एनी रेवेन्यू मैटर, एनी एक्ट विच हैज़ बीन ऑर्डर्ड और विच इज़ डन इन द रेवेन्यू कलेक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ये तो आपको पता ही है। Cases ordered to be transferred from a subordinate court involving interpretation of constitution to its own file, मतलब कि हाई कोर्ट ने सबॉर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर करा कि कोई केस है जिसमें मान लीजिए इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है, उसको आप मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो। हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट को, तो उस केस में वो जुरिस्डिक्शन उनके अंडर में आ जाता है। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि जो 4 हाई कोर्ट्स थे, क्योंकि ये सब इनिशियली बने हुए थे ना, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली बाद में बना था, बट ऑफ कोर्स बीइंग द कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दे हैव द ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ हायर वैल्यूज़। सिविल और क्रिमिनल, आपको 2 चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, बिकॉज आगे जब हम एपिलेट जुरिस्डिक्शन करेंगे तो एज यू विल सी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स सब अलग अलग डील हो रहा है। तो दैट इज़ अ डिस्टिंक्शन दैट you clearly need to have in your mind. So civil would, let's say, relate to the matters of family issues. तो जैसे आपका डिवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, अडॉप्शन हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्रिमिनल, यू नो द क्रिमिनल मैटर्स, थेफ्ट है, मर्डर है, रेप है, एट्सेट्रा। सो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है इन द केसेस ऑफ हायर वैल्यूज़, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैटर्स जो रहते हैं उसमें इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहता है। CRPC जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, फुल्ली अबॉलिश द ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब इन कोर्ट्स के पास ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी रहता था, यानी क्रिमिनल मैटर्स में आप सीधे इन कोर्ट्स के पास जा सकते थे पहले, ठीक है, बिफोर 1973। लेकिन CRPC के आने पे इनको अबॉलिश कर दिया गया। तो ये फिर क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन कैसे होता है, मतलब क्रिमिनल मैटर्स में आप कैसे कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, वो हम अब हमने जैसे अभी बात की ना कि एपिलेट उसमें यूज़ होता है, यानी अपील के थ्रू। तो वो कैसे क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि पहले होता था ओरिजिनल, अब नहीं होता है। So this is something that you would have to remember about the original jurisdiction of the High Court. Now the next that we'll see would be about the writ jurisdiction, ठीक है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पहले करा हुआ है, so this will not take much of a time. We'll just quickly revise it again. We have already done this in case somebody has not seen. जब हम fundamental rights कर रहे थे तो हमने जब वहाँ पर आर्टिकल 32 की बात की थी तो वी हैड टॉक्ड अबाउट इट, क्योंकि उसी के साथ हमने 226 को मिला के भी रिट की बात कर ली थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिट्स एंड एवरीथिंग आई मेड यू अंडरस्टैंड देयर। और फिर ये एपिलेट हम अगले क्लास में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के केस में रिट जुरिस्डिक्शन, क्यों हमें पता है सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटियर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, तो ये रिट्स यानी काइंड ऑफ ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं under Article 32. These are 2 articles that you anyhow have to remember. You just cannot afford to mess up with them or ignore them or don't forget them. So यहाँ पे हमें पता है कौन कौन से रिट्स हैं, हेबस कॉपस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ठीक है, वारंटो एंड सर्टियोरारी। तो आई जस्ट गिवन द शॉर्ट फॉर्म्स बिकॉज एज आई सेड हमने इसको डिटेल में करा हुआ है। So these are the writs that can be issued by the Supreme Court under Article 32 for the enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen. किसी citizen के rights को अगर छीना गया है और हैम्पर किया गया है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट इनमें से कोई भी रिट या टाइप ऑफ ऑर्डर, क्योंकि सबके अपने अपने पैरामीटर्स थे, इशू कर सकती है टू सॉल्व दैट इशू, ठीक है। ये भी एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल का क्या मतलब है, हमने अभी देखा कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। सो द अग्रीव्ड सिटीजन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट नेसेसरीली बाय वे ऑफ अपील। ज़रूरी नहीं है कि आप अपील के थ्रू जाएं, बट इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। तो ये कैटेगराइजेशन आपको याद रखना है कि ये वाला जो है रिट वाला वो ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्यों एक्सक्लूसिव नहीं है?
क्योंकि यही अधिकार तो हाई कोर्ट के पास था ना। एक्सक्लूसिव कोई भी चीज़ तब होती है व्हेन ओनली यू हैव दैट पावर। सो इफ़ ओनली सुप्रीम कोर्ट वुड हैव दैट पावर, जैसे ये वाला जो केस था सेंटर और स्टेट या स्टेट के बीच के इश्यूज़ को सॉल्व करने का, दिस वाज एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये पावर हाई कोर्ट के पास हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये पावर इज़ ओनली विद द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन रिट इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। सो हियर द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कैन इशू द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द fundamental rights. So this power of issuing writs is concurrent for both the High Court and the Supreme Court. So this power is not exclusive, but it is in concurrence with the High Court jurisdiction. अच्छा, इस मामले में जो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी वो कौन कौन होंगे? सिटीजन होंगे, क्योंकि अग्रीव्ड सिटीजन की बात हो रही है, एंड गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट सेंटर या स्टेट कोई भी हो सकता है, ठीक है, सिंपल है। अब पार्लियामेंट कैन कन्फर ऑन सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पजेज ऑल्सो। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड मामलों में रिट्स इशू करती है, बट अगर पार्लियामेंट चाहें तो सुप्रीम कोर्ट पर और पावर दे सकते हैं, या उनको कह सकते हैं कि आप किसी और मामले में भी रिट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट के केस में, इफ़ यू रिमेंबर, समबडी हु हैज़ डन दिस वुड रिमेंबर दिस, हमने पढ़ा था दैट हाई कोर्ट का जो रिट का पावर है वो वाइडर होता है। एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है, तो एक्सक्लूसिव तो किसी का भी नहीं है। लेकिन इनका वाइडर क्यों है? बिकॉज अंडर आर्टिकल 226 जो 5 रिट्स, ये जो 5 रिट्स हैं, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्टियोरारी, तो ये जो 5 रिट्स हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये तो इशू होते ही हैं बाय हाई कोर्ट, बट दे कैन ऑल्सो डू दिस फॉर एनी अदर पर्पज़ ऑल्सो। लेकिन अभी अदर पर्पज़ में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है। चाहे तो आ सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट तो ऑलरेडी कर रही है, ठीक है, वो दिया ही हुआ है आर्टिकल में। तो कोई भी ऑर्डिनरी लीगल राइट हो या फंडामेंटल राइट हो, दोनों के लिए रिट्स इशू हो सकते हैं। देयरफॉर वी से दैट इट इज़ वाइडर इन नेचर। नाउ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इफ़, यूजुअली तो उनको अपने ही टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में करना है, लेकिन वो आउटसाइड भी कर सकते हैं इफ़ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। कॉज ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन लिया गया, ठीक है, वो लिया गया कहीं और, किसी और स्टेट में या किसी और टेरिटरी मतलब उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर, लेकिन उसका जो कॉज था वो इनके स्टेट का था, तो हाई कोर्ट उस मामले में रिट जुरिस्डिक्शन इशू कर सकते हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये याद रख लेना है कि बेसिक स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है, रिट इशू करने का पावर दोनों कोर्ट्स का बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, विच मीन्स कि इस पावर को अमेंड इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करे। बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, सो यू नो अबाउट इट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिट एंड द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम एपिलेट समझेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी अकेले के लिए रहेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में उसके अंदर हमें चीज़ें समझनी है। देन फिर 4 हेडिंग्स वहाँ हैं और फिर हाई कोर्ट के कुछ हेडिंग्स हैं, तो मतलब थोड़ा सा स्लाइटली टेक्निकल है नेचर में एपिलेट जुरिस्डिक्शन। सो विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, देन बाय बाय।